आज के सीपीटी के लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत स्वागत है। आज कुछ बात कर लेते हैं हम आपसे हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में। हर्बर्ट मार्क्यूस एक नव मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। ही इज़ अ न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर। और जब हम कहते हैं नव मार्क्सवादी विचारक है, खैर इसका थोड़ा सा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो जीवन काल था वो 1898 से लेकर 1979 तक था। फ्रॉम 1898 टू 1979 तक इसका जीवन काल था। और इसने अपने जीवन काल में इसकी बहुत सारी उसने कुछ किताबें लिखी, कृतियाँ लिखा। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है रीज़न एंड रेवोल्यूशन, ये पुस्तक आई थी 1941 में। और दूसरी पुस्तक उसने लिखा वन डायमेंशनल मैन, और ये 1968 की पुस्तक है, 1968 की पुस्तक है। और बेसिकली ही वॉज अ जर्मन बट ही वेंट टू अमेरिका एंड सेटल्ड देयर। तो जैसा हमने कहा कि ही इज़ अ न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसफर। तो जब हम नव मार्क्सवादी कहते हैं तो नव मार्क्सवाद का तात्पर्य ये है, देखिए मार्क्स के दो स्वरूप देखे गए हैं। बाद के जो विचारक हैं उन्होंने मार्क्स के जब विश्लेषण किया है तो मार्क्स के वो दो स्वरूप बताते हैं, अर्थात उसके साहित्य को, उसकी कृतियों को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग तो वो है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, परंपरावादी मार्क्सवाद। और परंपरावादी जो मार्क्सवाद है उसमें मार्क्स के जो मूल विचार से तात्पर्य है वो विचार जिसको लेकर वो जीवन भर संघर्षरत रहा, उन विचारों के प्रसार और प्रचार के लिए उसने बहुत मेहनत किया। और जैसे उसने कहा था, जैसे उसकी डायलेक्टिकल थ्योरी है, अर्थात द्वंद्व का सिद्धांत जो हीगल से वो ट्रेस करता है, द्वंद्व का सिद्धांत। दूसरा जो है उसका द थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, अर्थात वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग विभेद यानी क्लास डिफरेंसेस, और क्लास डिफरेंसेस से जो सिद्धांत निकलता है वो क्लास वॉर, तो अर्थात वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर उसके अलावा है थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। फिर इसके अतिरिक्त है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अब देखिए ये जो 3-4 उसके प्रमुख विचार थे, जिसको उसने अपने दर्शन का मूल आधार बना लिया था। और इसी आधार पर उसने अपने पूरे विचारों का साहित्य का सृजन किया। और उसकी इन्हीं विचारों के आधार पर आधारित है विचारधारा द थ्योरी ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। संभवतः हमने पहले अपने किसी लेक्चर में, क्लास के लेक्चर में या ऑनलाइन लेक्चर में हमने आपको संभवतः बताया होगा। तो जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म में परंपरावादी मार्क्सवाद है उसमें उसका सबस्ट्रक्चर अर्थात आधार तथा अधिरचना का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। तो सबस्ट्रक्चर क्या है? सबस्ट्रक्चर वो मानता है आर्थिक व्यवस्था, समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सबस्ट्रक्चर है, वो मूल आधार है। प्रत्येक समाज इसी आर्थिक व्यवस्था पर या आर्थिक संरचना पर आधारित होता है। और जब इसमें परिवर्तन आता है, आर्थिक व्यवस्था में, समाज के आर्थिक व्यवस्था में जब परिवर्तन आता है तब उसके अधिरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, सुपरस्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जिसे हम कह लें यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसी शासन व्यवस्था होगी वैसे ही प्रजा होगी। तो अर्थात जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी वैसे ही शासन व्यवस्था होगी। अगर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो गई तो यानी ये आधारभूत है, ये अर्थात पूंजीवादी आधारित अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था ये आधार है, अर्थात ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर अधिरचना अर्थात जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो एक प्रकार का होगा, अर्थात उसमें जो भी संस्थाएं होंगी, चाहे वो विधि की संस्था हो, चाहे शिक्षा की संस्था हो, चाहे धर्म हो, साहित्य, सब कुछ वो सब उस आधारभूत रचना के अनुरूप कार्य करेंगे, अर्थात उस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। तो हमको ध्यान रखना होगा कि मार्क्स का आधार तथा अधिरचना का सिद्धांत क्या है। कभी भी आप मार्क्स के बारे में बात कर रहे हो तो इन
बातों को जरूर ध्यान रखिएगा कि उसका जो थ्योरी ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर क्या है। मार्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं, तो आपने ये भी सुना है उसकी जो थ्योरी ऑफ बोर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट, अर्थात बुजुर्वा तथा सरभारा का सिद्धांत भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अर्थात उसके पूरे विचारों में, पूरे दर्शन में बुजुर्वा और सरभारा वर्ग के मध्य कैसे संबंध होते हैं, वो संबंधों में कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात आर्थिक व्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से जितना परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था में होगा उतना ही परिवर्तन उन दोनों बुर्जुआ और सरभारा के मध्य संबंधों में भी परिवर्तन होगा। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, उत्पादन के यंत्र क्या होते हैं, उत्पादन के आधार पर किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था बदलती है ना। व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ अ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम वन एरा टू द अदर एरा, how the society moves on the basis of the economic structure. All these issues they form part and parcel of the traditional Marxism. तो इसलिए हमने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो मार्क्स के विचार हैं ये ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात परंपरावादी मार्क्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो मूल आधार है, जो किताबों में जो उसकी जो मूल दो किताबें हैं, एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या दूसरे अर्थों में कहते हैं कैपिटलिज्म, उसकी जो बुक है कैपिटलिज्म पर, अर्थात पूंजीवादी संबंधी जो उसकी पुस्तक है, वो ये दो उसके प्रमुख जो किताबें हैं, इसमें उसके विचारों को, परंपरावादी विचारों को देखने का हमें अवसर मिलता है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में, वो एक जर्मन विचारक था लेकिन बाद में अमेरिका में आ गया था, लेकिन उसकी मूल पहचान ये थी कि वो नव मार्क्सवादी विचारक था। He was a neo-Marxist scholar or a philosopher. अब बात यहाँ आती है कि नव मार्क्सवादी कौन होता है, अर्थात एक तुमने बताया परंपरावादी मार्क्सवाद, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, या हम उसे कहते हैं चिर सम्मत मार्क्सवाद भी कहते हैं, क्लासिकल मार्क्सिज्म भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा मार्क्सवाद है, जिसे हम कहते हैं न्यू मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद। ये जो नव मार्क्सवाद है, इसका जो मूल विचार है, वो विचार मार्क्स की ही एक अन्य कृति से निकलता है, और वो है द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। ये हम पहले भी बता चुका, हमें बिल्कुल याद है। लेकिन जब हम नव मार्क्सवाद के बारे में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इसका बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अवश्य दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं समझ पाते हैं कि नव मार्क्सवाद क्या है या परंपरावादी मार्क्सवाद क्या था, किस प्रकार से दोनों में अंतर है। इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं, या हम लोग या आप बात करें कहीं पर भी मार्क्सवाद के बारे में, तो ये स्पष्टता हमारे मस्तिष्क में अवश्य रहना चाहिए। सो न्यू मार्क्सिज्म इज बेसिकली अ थ्योरी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन ऑफ द literatures or from one of the books of Marx that was entitled The Economic and the Philosophical Manuscripts of 1844। अर्थात इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, अर्थात 1844 का आर्थिक तथा दार्शनिक पांडुलिपि, 1844 का आर्थिक तथा दार्शनिक पांडुलिपि। इसको हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन आपको अंग्रेजी का नाम याद रहना चाहिए, बिकॉज नेम्स आर ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड इन इंग्लिश और इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज। हिंदी में तो इसलिए रूपांतरित कर देते हैं जिससे आपको समझने में सरलता हो जाए। तो अब देखिए, ये जो मार्क्स का जो सिद्धांत है, ये जो मार्क्स की पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत समय तक ये सामान्य जनता से दूर रही, ये सार्वजनिक हम कह रहे दृष्टि से बिल्कुल ओझल रही बहुत वर्षों तक, और ये बहुत बाद में जाकर इसकी डिस्कवरी हो पाई। अर्थात जो विद्वान थे, विद्वानों की दृष्टि इस पर पड़ी, इस पुस्तक पर, लेकिन बहुत बाद में, लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ में विद्वान इस पुस्तक को जान पाए, क्योंकि इस पर गहन चिंतन जब मनन किया गया, और तब विद्वानों ने देखा कि हाँ, ये तो बहुत ही एक अद्भुत प्रकार का ये एक पुस्तक है, अर्थात रचना है, यह साहित्य है। इसलिए इसी आधार पर न्यू मार्क्सिज्म है, और न्यू मार्क्सिज्म ही फ्रैंकफर्ट स्कूल का मूल मंत्र है। हमने किसी दिन संभवतः फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में भी आपको बताया था, लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो बिंदु है, उसका जो मूल विषय है, केंद्रीय विषय है, वो नव मार्क्सवाद है।
और नव मार्क्सवाद की उत्पत्ति हुई है इस पुस्तक से, द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इतना बेसिक चीज़ों को अवश्य आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि नव मार्क्सवाद क्या है, व्हाट इज न्यू मार्क्सिज्म। देखिए, नव मार्क्सवाद वो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का ये वो स्वरूप है जो कुछ अंशों तक, कुछ सीमा तक परंपरावादी मार्क्सवाद में उसका विश्वास है। अर्थात समाज में वर्ग विभेद होता है, जो मार्क्स कहता है, जो परंपरावादी मार्क्सवाद है, देयर इज अ क्लास डिफरेंस इन सोसाइटी। और ये जो वर्ग विभेद है ये बुर्जुआ तथा प्रोलिटेरिएट के बीच में है, अर्थात सर्वहारा तथा पूंजीवादी वर्गों के बीच में रहता है। इसमें कभी भी ये दूरियां, ये कभी भी ये विभेद कभी नहीं मिट पाता। इस बात को नव मार्क्सवाद भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक परंपरावादी मार्क्सवाद ये कहता है कि दैट रेवोल्यूशन इज मस्ट, और रेवोल्यूशन होकर रहेगा, विशेष रूप से जो पश्चिमी समाज हैं, जो उन्नत समाज हैं, जो विकसित समाज हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, सबसे पहले वहाँ पर क्रांति आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न श्रमिकों का उन्हीं समाजों में है। अब देखिए, इस चीज़ को नव मार्क्सवादी स्वीकार नहीं करते हैं। और जैसे हमने बताया, हर्बर्ट मार्क्यूस इज वन ऑफ द न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स। मार्क्यूस डज नॉट एक्सेप्ट दिस थीसिस। वो कहता है कि अगर हम अपनी दृष्टि उठा के देखें चारों तरफ पूंजीवादी देशों में, विकसित देशों में, तो वहाँ तो हमें क्रांति के नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती है। तो कैसे मार्क्स ने कहा कि हाँ यहाँ पर क्रांति होगी। इसलिए वो कहता है कि पश्चिमी समाज में क्रांति की जो घोषणा करता है या जो वो भविष्यवाणी करता है मार्क्स, वो उसकी बात सही नहीं है। इसलिए उसकी इस थीसिस में वो विशेष उनका आस्था नहीं है। दूसरी बात जो नव मार्क्सवादियों की पहचान है वो ये है कि नव मार्क्सवादी विश्वास करते हैं अधिरचना में या सुपर स्ट्रक्चर में। वो ये नहीं मानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में जब परिवर्तन होगा तो अन्य चीज़ों में भी परिवर्तन होगा। अर्थात आधार में जब परिवर्तन होगा तो अधिरचना में भी परिवर्तन होगा। ये जो मार्क्सवादी कहते थे, पहले पुराने मार्क्सवादी कहते थे, इस बात में, इन बातों में नव मार्क्सवादियों की कोई सहमति नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि आधुनिक साम्यवाद को अगर हम देखें, 20वीं शताब्दी के साम्यवाद में हम देखें, तो वो साम्यवाद जो पश्चिम में है, या पश्चिम की जो सरकारें हैं, पश्चिम में साम्यवाद तो नहीं है सच, लेकिन पश्चिम में विकसित देशों में जो व्यवस्थाएं, जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य व्यवस्था है, वो मूल रूप से अधिरचना पर आधारित है। अधिरचना अर्थात जो ग्रामसी जो कहता है, हमने एक दिन पढ़ाया था आपको ग्रामसी भी, एंटोनियो ग्रामसी के बारे में, जैसे अधिरचना के बारे में कहता है, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थात पूंजीवादी समाज सबसे पहले प्रयास ये करता है कि वो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करे, वो धर्म की व्यवस्था में परिवर्तन करे, वो कानून व्यवस्था में भी, अर्थात विधियों का जो साम्राज्य है, द वर्ल्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था करे कि व्यक्ति में स्वतः एक हैबिचुअल ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट जनरेट हो जाए। He says, Gramsci and Herbert Marcuse, both they are on the same page. We have to remember, it's not that it was only said by Gramsci, it was equally strongly championed by Herbert Marcuse as well, when he said that the superstructure has become now the main target of every capitalist society, कि अर्थात अधिरचना प्रत्येक समाज का, प्रत्येक पूंजीवादी समाज की यह एक मुख्य निशाना हो गया है। अर्थात ऊपर के हिस्से में बदलाव करिए, अर्थात शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करिए, धार्मिक व्यवस्था में बदलाव करिए, लोगों की सोच को, अर्थात वैसे नैतिक प्रतिमानों की स्थापना करिए। और ये सारे जितने जो चीज़ें नई बताया इसने, ग्रामशी ने और साथ साथ हर्बर्ट मार्क्यूज ने, वो इस दृष्टि से वो बताया कि इस प्रकार से पूंजीवादी समाज लोगों की मानसिक अवस्था को, उनके नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं और स्वतः जनता की स्वामी भक्ति राज्य के प्रति बढ़ा देते हैं। जो वर्ग वैमनस्य से, वर्ग विभेद कहते हैं, वो तो मिट जाएगा।
अतः व्यक्ति भूल जाएगा कहीं ऐसा वर्ग विभेद है, वर्ग वैमनस्य भी है। तो मार्क्यूस भी इसी बात को कहता है, जो ग्रामशी कह रहा है मार्क्यूस भी ये कहता है। लेकिन मार्क्यूस ने एक बात को और भी उठाया, उसकी जो पुस्तक है रीजन एंड रेवोल्यूशन, अर्थात जिसे आप कह लें बुद्धिवाद तथा क्रांति, रीजन एंड रेवोल्यूशन, ये 1941 की पुस्तक है। और इस पुस्तक में ये स्पष्ट करता है मार्क्यूस कि हीगल ने जो कहा था सिविल सोसाइटी और स्टेट के मध्य जो दो बातें उठाता है हीगल अपने दर्शन में, कि रोल ऑफ द स्टेट एंड द रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी, और साथ साथ जो डायलेक्टिकल जो रिलेशनशिप की बात करता है हीगल, कहता है कि उसको पुनर्स्मरण करने की आवश्यकता है। मार्क्यूस सेज दैट देयर इज अ नीड टू रिविजिट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी, as well as to understand the dialectical process that Hegel underlines। और उसी की बात को, हीगल की बात को पुनः बताते हुए कहता है कि किस प्रकार से 20वें, अब तो हीगल तो आप जानते हैं 18th सेंचुरी का वो फिलोसफर है ना, 18th और 19th सेंचुरी के बीच का फिलोसफर है, और ये 100 साल बाद हर्बर्ट मार्क्यूस बारे में बात कर रहा है। और वो इसलिए कहता है हर्बर्ट मार्क्यूस कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्थितियाँ बहुत बदल गई थी, और इस प्रकार से वो स्थितियाँ बदलती हैं कि जो आधुनिक समाज है 20वीं शताब्दी में, जो आधुनिक समाज है, और कहता है इस आधुनिक समाज की मूल पहचान क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, इट इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, या दूसरे अर्थ में कहता है इट इज़ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आधुनिक समाज जो 20वीं शताब्दी के बारे में जो वो डिस्क्राइब करता है कि ये आधुनिक समाज आधुनिक औद्योगिक राज्य है। दिस मॉडर्न सोसाइटी इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल स्टेट और एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का, अर्थात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बिना औद्योगिक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो इन अ वे ही सेज कि दैट ऑल थ्री आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी स्टेट। 20वीं शताब्दी का जो राज्य है उसमें 20वीं शताब्दी को जो राज्य है उसमें ये 3 समानताएं हैं, अर्थात कि 20वीं शताब्दी का राज्य नंबर 1 वो एक औद्योगिक राज्य है, दूसरा उसमें विज्ञान का बड़ा बाहुल्य है, और तीसरा उसमें प्रौद्योगिकी का बड़ा सम्मान दिया जाता है। इसलिए कहता है कि जो एक प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी, अब वो नहीं रह गया है। कहता है कि 20वीं शताब्दी का जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसमें जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी से तात्पर्य क्या है, अर्थात जो सभ्य समाज है, और इस सभ्य समाज में वो जोड़ देता है कि पूंजीवादी समाज, मार्केट है, पूंजीवादी समाज है। मार्क्यूस बताता है कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक प्रकार की ऐसी सोसाइटी है जिसमें अकेले प्राइवेट इंटरेस्ट बहुत डोमिनेट करते हैं, और कहता है कि ये जो सिविल सोसाइटी है 20वीं शताब्दी की, वो राज्य के ऊपर अपना एक नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित कर लेती है। पूंजीवादी समाज में कि ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं